हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशंस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम के ऊपर। सिंगली रेनफोर्स बीम को हम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे उसका हम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ये सारा कंप्लीट एनालिसिस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि हमारा जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता है बीम में, सिंगली रीइंफोर्स बीम में कितना टोटल कंप्रेसिव फोर्स डेवलप करता है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेन डायग्राम। ये हमारा कुछ स्ट्रेन डायग्राम रहा, दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर जो स्ट्रेन डेवलप करता है वो 0.0035 एंड बिलो द टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर जो हमारा स्ट्रेन डेवलप करता है वो 0.002 डेवलप करता है। स्टूडेंट्स, इतना बात तो हम जान चुके हैं, पहले एजम्पशन ही हम पढ़ चुके हैं, उसी में हम बताए थे कि टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर जो हमारा स्ट्रेन डेवलप करता है वो 0.0035 और बिलो करता है 0.002। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सारा एनालिसिस होगा वो इसी डायग्राम से हम कंप्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सारा जो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे वो इसी से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इससे करेंगे और कुछ स्ट्रेस डायग्राम से करेंगे। तो ये हमारा है स्ट्रेन डायग्राम। क्या है भाई, स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम क्लियर हुआ क्या? ये हमारा है स्ट्रेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ नाम रख देता हूँ। ये दिस इज ए है रहा, ये आपका बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा और ये ई रहा। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो आपको मालूम होगा कि ये जो ओ ए सी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा एंड अगेन ओ डी ई एक दूसरा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा और दोनों एक ही ट्रायंगल है। दोनों कैसा है, एक ही ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ऐसा तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है भाई, सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जब हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो उस समय हमें जो है जरूरत होगी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ मतलब क्या कि ये जो है ऊपर से कितना डेप्थ पर है, ये डिस्टेंस कितना हुआ। ओके स्टूडेंट्स, और दिस इज ओ ए डिस्टेंस कितना हुआ, उस समय हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट्स ये 0.002 तक है ना न्यूट्रल एक्सिस से जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक बनता है और उसके ऊपर जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो हमारा रेक्टेंगल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पैराबोलिक के लिए अलग सा डिस्टेंस होगा और रेक्टेंगल के लिए अलग सा डिस्टेंस होगा। तो कितने पोर्शन में हमारा स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक रहता है और कितने पोर्शन में हमारा स्ट्रेस डायग्राम जो है वो रेक्टेंगल रहता है, इस सब पर डिस्कस हम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस को। ओके स्टूडेंट, ओ ए एंड ए डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ओके, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल। ओके, इन ट्रायंगल OAC एंड ODE। इतना तो मैं कह सकता हूं कि OA अपॉन में OD इज इक्वल्स टू हो जाएगा OA 0.002 अपॉन 0.0035। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हमें भाग देना है। मैं भाग देकर बताता हूं कि कैसे कितना आता है। ओके स्टूडेंट्स, भाग दे रहे हैं, कितना है 0.002 अपॉन 0.0035। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको आ जाता है 4/7। कितना आया, 4/7। ओके स्टूडेंट्स, बट एज वी नो दैट, इतना तो मैं जानता हूं कि ये टोटल जो OD है, बट मैं लिख रहा हूं बट OD इज इक्वल्स टू लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या हमारा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं कह सकता हूँ OA बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर 4/7, ये तो 7 है ही और OD जाएगा उधर मल्टीप्लिकेशन में, तो OD का वैल्यू क्या एक्चुअली में है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारा OA जो है कितने पोर्शन में हमारा स्ट्रेस डायग्राम जो है पैराबोलिक है, तो वो 4/7 एक्चुअली में है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करता हूँ AD को मैं लिख सकता हूँ AD इज इक्वल्स टू OD में से OA को माइनस कर दूंगा, OA को
माइनस कर दूंगा। और हमें मालूम है OD को तो मैं एक्स यू लिम लिख सकता हूँ। OD को मैं क्या लिखूंगा, एक्स यू लिम। ओके स्टूडेंट्स, माइनस OA को क्या लिख सकता हूँ, OA को मैं लिखूंगा 4/7 एक्स यू लिम। क्लियर हुआ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3/7 एक्स यू लिम। क्लियर हुआ। ये वर्टिकल हाइट हमें पता चल गया कि कितने सा वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब पोर्शन, वह पोर्शन जिसमें स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक होगा और वह पोर्शन जिसमें स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगल बनेगा। ये दोनों हम पोर्शन डिस्कस कर लिए, कितने हाइट में कौन सा डायग्राम कैसा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये करने के बाद हमारी बात आती है कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, आइए हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई यहाँ से सिर्फ सुनना है, देखना है, समझना है मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे एक एक वर्ड पे गौर करना है कि सर ने क्या बताएं, ठीक है। बाकी की लिखने वाला काम आप लोग यहाँ से नहीं करेंगे। PDF का पूरा आपको पूरा जो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है इसका पूरा कंप्लीट PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ से नोट्स नहीं करेंगे, PDF से अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, बट स्क्रीनशॉट करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा PDF का। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट सिंगली बीम का मैं PDF डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी क्लास हुई है वो सारा क्लास का PDF एक जगह आपको मिल जाएगी। ओके, बहुत ही आसानी से आप लोग अपना नोट्स बुक को तैयार कर सकते हैं और समय समय पर रिवीजन भी करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं आपका जो IS 456 2000 है, IS 456 2000 RCC का जो कोड है, RCC का जो कोड है वो हमें बताता है कि स्ट्रेस डायग्राम जो बनता है ना वो हमारा बनता है टॉप से यहाँ तक, क्या बनता है, टॉप से यहाँ तक बनता है मेरा रेक्टेंगल, और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से क्या बनता है भाई, ये हमारा है न्यूट्रल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है भाई, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये पोर्शन जो है हमारा ये कंप्रेशन जोन का है और नीचे वाला हमारा टेंशन जोन का। क्यों, मैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम का एनालिसिस कर रहा हूँ और सिंपली सपोर्टेड बीम में आप जानते हैं कि हमारा जो टॉप पोर्शन है न्यूट्रल एक्सिस के एबव कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस से एबव कंप्रेशन और बिलो टेंशन जोन डेवलप करता है। तो ऊपर कंप्रेशन जोन हो गया। तो ये जो कंक्रीट का डायग्राम है, इस डायग्राम में देखूं तो इतना पोर्शन में क्या है भाई, इतना पोर्शन में हमारा तो रेक्टेंगल है और इतना में पैराबोलिक है। ओके, इसलिए हम दोनों पोर्शन का अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा कि इस पोर्शन में कितना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और पैराबोला में कितना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। दोनों के लिए अलग अलग हम डिटरमाइन करूंगा। और जानते हैं बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे। देखो ये मेरा रेक्टेंगल पोर्शन है, ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल पोर्शन, और ये हमारा पैराबोलिक पोर्शन है। रेक्टेंगल पोर्शन हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। और सिंपली हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मैं जानता हूं फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इनटू का एरिया। अरे यार बोलो, स्ट्रेस इनटू का एरिया होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस बराबर हम जान चुके हैं, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है भाई। अरे यार बोलो, होता है कि नहीं। अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेफिनेटली इधर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या। अब देखो हमें स्ट्रेस का, हमें किसका कंप्रेसिव फोर्स निकालना भाई, स्ट्रेस कंक्रीट का निकालना है। क्यों, क्योंकि कंक्रीट ही तो कंप्रेसिव फोर्स को रजिस्ट करता है। टेंसाइल के लिए हमने स्टील को प्रोवाइड किया था ना, तो स्टील कंप्रेसिव फोर्स को रजिस्ट करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंक्रीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंक्रीट में जो हमारा स्ट्रेस जनरेट करता है वो 0.45 FCK क्या करता है, 0.45 FCK आता। अब ये 0.45 FCK क्या है, ये कैसे आया 0.45 FCK। तो मैं एक डायग्राम बना के मैं बताया था कि ये जो है आपका डायग्राम, ये मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोग को याद पड़ जाए, अगर भूल भी गए होंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगी। मैंने एक कंक्रीट का डायग्राम बनाया था, ओके, स्ट्रेस डायग्राम। तो इसमें मैंने बताया था ये जो है ये आइडियल कर्व है। ये क्या है भाई, ये है आइडियल कर्व। ओके,
और ये भी है जो आइडियल ही है। ओके स्टूडेंट्स, बट ये जो आपका कर्व होता है ना भाई, ये जो कर्व होता है ना, ये होता है किसके लिए? फॉर क्यूब के लिए, क्यूब स्ट्रेंथ। मतलब कि आप किसी भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ अगर निकालना चाहें, अगर 25 M25 ग्रेड का कंक्रीट है तो M25 किसके लिए है भाई? वो क्यूब के लिए है, वो क्यूब के लिए है, वो लैबोरेटरी के लिए है, क्योंकि लैबोरेटरी में जो स्ट्रेंथ मिलता है हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन सही रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है। लेकिन इन्वायरमेंट से बाहर जब हम आते हैं, फील्ड में जब वर्क करते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज कर जाती है, जिसके कारण हमारे स्ट्रेंथ में क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इन्वायरमेंट में आने के बाद स्ट्रक्चर में जब यूज करते हैं तो कंक्रीट का स्ट्रेस कितना कंसीडर किया जाता है? कंक्रीट का स्ट्रेस कंसीडर किया जाता है 0.67 FCK। कितना किया जाता है भाई? 0.67 FCK। अब जो हमारा जो डिजाइन किया जाता है, वो जो डिजाइन किया जाता है कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के किया जाता है, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर किया जाता है। तो ये हमारा हुआ डिजाइन कर्व। ये क्या हुआ भाई? डिजाइन कर्व, जिस पर हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी कर्व को मान करके हम क्या करते हैं? मतलब डिजाइन करते हैं किसी भी बीम को। ओके, तो आप देखो 0.67 FCK में आप कितना से भाग दे देंगे? 1.5 से, तो कितना आ जाएगा? 0.45 FCK। इस तरह से आपको ये डिजाइन स्ट्रेस वैल्यू ऑफ कंक्रीट जो है पता चल जाता है 0.45 FCK। तो हमें स्ट्रेस मालूम है, हमें स्ट्रेस मालूम है, और इसका क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, विड्थ हो जाएगा और ये डेप्थ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, विड्थ हो जाएगा और डेप्थ हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पास क्या आ जाएगा? टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। ओके भाई, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, आइए, ये तो हमें पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कितना है यार? बोलो, ये है हमारा 3/7 एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या? और ये जो डिस्टेंस है आपको, ये है 4/7 एक्चुअली। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? अब देखो, इसमें हमें फोर्स निकालना, सॉरी, इसमें जो फोर्स जनरेट कर रहा है ना भाई, ये C1 मान लेते हैं, और ये जो कर रहा है ये C2 मान लेते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं C1 निकालना चाहूँ तो C1 वाला डेफिनेटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रेस 0.45 FCK, और स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया इसका क्या हो जाएगा? ये विड्थ इसका B होगा यार। बोलो, इसका विड्थ क्या होगा? B होगा, मतलब B इंटू एक्चुअलिम। ओके, एक्चुअलिम कितना है? 3/7 एक्चुअलिम। क्या क्लियर हुआ? अब देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा डेफिनेटली 0.9 FCK B इंटू एक्चुअलिम। क्या क्लियर है? FCK B इंटू एक्चुअलिम। C1 हमें मालूम चल गया। अगेन हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? C2 फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों के कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, और ये डिस्टेंस, ये जो फोर्स लगा है, ये कहाँ से एक्ट करेगी? फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है वो किसी ना किसी पॉइंट से एग्जर्ट कर रहा होगा। उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? कहाँ से एग्जर्ट करेगा? तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, चूंकि भाई ये रेक्टेंगल सेक्शन है, क्या है? रेक्टेंगल सेक्शन है, तो जाहिर सी बात है इसका डेप्थ का आधा से रिलाई करेगा। एंड दिस फोर्स विल बी एक्ट एट ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3/14 एक्चुअलिम फ्रॉम टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। ओके स्टूडेंट्स, कंप्रेशन फाइबर मतलब कि ऊपर से 3/14 डिस्टेंस पर क्या करेगा? 3/14 एक्चुअलिम पर ये C1 फोर्स एक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं C2 भी फोर्स लग रहा होगा, C2 भी लग रहा होगा, तो C2 निकाल लेते हैं। तो C2 बराबर क्या हो जाएगी? C2 बराबर भी वही होगा हमारा स्ट्रेस इंटू का एरिया। तो स्ट्रेस इसमें कितना? कंक्रीट का भाई निकाल रहे हैं, तो कंक्रीट का स्ट्रेस क्या होगा? जाहिर सी बात 0.45 FCK ही होगा, 0.45। रही बात स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या होगा? चूंकि ये पैराबोला है, ये क्या है? पैराबोला है। तो पैराबोला भी दो टाइप के होते हैं, आपको क्या पता है? अगर ये ऐसा है, रेक्टेंगल है, इसमें एक ये पैराबोला हो गया और एक ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। एरिया किसका ज़्यादा है? सॉरी, एरिया किसका ज़्यादा है? सेकेंड वाला का एरिया ज़्यादा है, और जिसका एरिया ज़्यादा रहता है उसका क्या लेते हैं? 2/3 BH लेते हैं, और जिसका एरिया कम रहता है उसमें क्या लेते हैं? BH/3 लेते हैं। ओके, तो इसका एरिया ज़्यादा है और इसका भी एरिया ज़्यादा है, इसलिए हम क्या लेंगे? BH/3। तो B तो हमारा B रहा। ओके स्टूडेंट्स, H क्या रहा? H तो हमारा ये रहा ना, BH। ओके, तो H हमारा रहो ये 4/7
XU lim। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अपॉन 3, सॉरी 2BH ना, 2BH होगा ना, 2BH, रुक जाओ, यहीं से मैं लिख देता हूँ, नो डाउट, 2BH अपॉन 3, तो 4/7 इंटू 3 XU lim। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली कितना आने वाली है, 0.17 FCK B इंटू XU lim, FCK B इंटू XU lim। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? FCK B इंटू XU lim मतलब हम C1 भी फाइंड आउट कर लिए, C2 भी हम फाइंड आउट कर लिए, एंड देन हम फाइंड आउट करने वाले हैं टोटल कंप्रेसिव। तो टोटल क्या हो जाएगा भाई, C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा ना, C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, अगेन हम आगे चलते हैं। ओके, आइए, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस का C2, और C1 कितना है हमारा 0.91 FCK B इंटू XU lim, और प्लस क्या था 0.17 FCK B इंटू XU lim। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.36 FCK B इंटू XU lim। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक चीज बात और आती है, अब देखो एक बात और आती है कि आपने जो कंप्रेशन, सॉरी ये जो आप C2 फोर्स निकाले हैं, C1 फोर्स तो टॉप से कितना पे गया था 3/14 XU lim पे किया था। ओके, और C2 फोर्स कितना पे एक्ट करेगा, और हम किसी भी पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, टॉप से फाइंड आउट करेंगे, तो इसका तो ये होगा इतना, अब प्लस इसका CG, तो जो पैराबोला का CG होता है ना, वो पैराबोला का CG होता है 3/8 इंटू बी। कितना होता है भाई 3/8 इंटू बी। कहाँ से, तो फ्रॉम हाइयर ऑर्डिनेट्स। कहाँ से भाई, फ्रॉम हाइयर ऑर्डिनेट्स। ये आपका हाइयर ऑर्डिनेट है, यहाँ से 3/8 बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम निकाल लेते हैं पहले, चलिए इसके बाद में बनाऊंगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो फाइंड आउट हो गया, अब एक सिंपल सा डायग्राम में बनाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए टोटल फोर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब देखो मेरे पास क्या डायग्राम बनके तैयार होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो पूरा फोर्स था ये रहा आपका न्यूट्रल एक्स। चलिए ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे C1 फोर्स एक्ट कर रहा है, और टॉप से कितने डिस्टेंस पे, तो टॉप से 3/14 XU lim पे। क्लियर हुआ क्या? एंड C2 फोर्स कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और वो कहाँ से एक्ट कर रहा है, तो ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो 3/7 XU lim प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 4/7 XU lim, क्या हो जाएगा 4/, ये दोनों को जब ऐड करेंगे ना भाई, तो ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा 9/14 XU lim आएगा। ओके, 9/14 XU lim आएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आएगा 9/9/14 XU lim। अब देखो आपने वेरिएगनेंस थ्योरम बचपन में पढ़ा होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में, आई होप कि ये तो आता होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिएगनेंस थ्योरम का यूज करके ये भाई C2 कहीं यहाँ से एक्ट कर रहा है, C1 है कहीं यहाँ से, और C2 कहीं यहाँ से, लेकिन इस टोटल फोर्स का तो कहीं ना कहीं CG होगा ना, ये दोनों फोर्स का कहीं ना कहीं CG होगा ना। इसके लिए हम वेरिएगनेंस थ्योरम लगाएंगे ना, तो वेरिएगनेंस थ्योरम क्या कहता है, वेरिएगनेंस थ्योरम क्या कहता है, द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। क्या कहता है, द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ दैट फोर्स, मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो टोटल फोर्स का मोमेंट अबाउट उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमें निकालना है। ओके, और इंडिविजुअल्स का समेशन बराबर होता है, ये तो वेरिएगनेंस थ्योरम कहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसका भी CG फाइंड आउट कर लेते हैं। तो CG इसका फाइंड आउट कैसे करते हैं, आइए हम मोमेंट ले लेते हैं, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएगनेंस थ्योरम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, C1 इंटू का ये डिस्टेंस कितना है 3/14 एक्स-यूलिम, ओके, प्लस C2 इंटू का कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 9/14 एक्स-यूलिम, ओके स्टूडेंट्स, बराबर इक्वल टू होगा C इंटू का y बार, मतलब टोटल का CG। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है C1 कितना है, C1 आपको मालूम है 0.919 FCK एक्स-यूलिम, ओके, इंटू 3/14 एक्स-यूलिम, प्लस C2 0.17 FCK एक्स-यूलिम इंटू 9/14 एक्स-यूलिम इज इक्वल टू C। तो C कितना था टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK एक्स-यूलिम इंटू का y बार। ओके स्टूडेंट्स, अब ये टोटल फोर्स कहाँ से एक्ट करेगा, यहाँ से हम y बार फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, जब y बार हम फाइंड आउट करते हैं तो आता है 0.42 एक्स-यूलिम। कितना आता है भाई 0.42 एक्स-यूलिम। क्या क्लियर हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ तो आगे भी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, आगे तो अब कुछ भी नहीं है, जो था यहीं तक था। ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में नहीं आएंगे तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, मैं आशा करता हूँ 100% आपको समझ में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर वीडियो दोबारा देखेंगे तो 100% समझ में आएगी। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। हम आगे चलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए, अब ये आपका कुछ स्ट्रेस डायग्राम रहा, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम रहा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस रहा। टोटल कंप्रेसिव फोर्स लाई कर रहा कहाँ से, यहाँ से 0.42 एक्स-यूलिम से। कहाँ से भाई 0.42 एक्स-यूलिम से। ओके, तो ये जो डिस्टेंस रह जाएगा, चौकी छोड़िए वो तो हो गया, और नीचे में कहीं ना कहीं टेंशन फोर्स होगा, कहीं ना कहीं टेंशन फोर्स लाई कर रहा होगा। ओके सॉरी, इधर कंप्रेशन है तो टेंशन तो इधर ही होगा। ओके, टेंशन फोर्स, अब टेंशन फोर्स बराबर मैंने बताया था कि 0.87 होता है, 0.87 FY इंटू का AST। ओके, और ये जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है 0.36 FCK एक्स-यूलिम। ओके, अब ये हमारा टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है कंप्रेशन जोन में और टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है टेंशन जोन में, इस दोनों के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को, ये जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, इसी वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं भाई, लीवर आर्म। हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है क्या, फोर्स इंटू का लीवर आर्म। क्या होता है भाई, फोर्स इंटू का लीवर आर्म। अब आप किससे, कंक्रीट साइड से मोमेंट निकाल रहे हैं या फिर स्टील साइड से? अगर हम कंक्रीट साइड से मोमेंट निकालेंगे, कंक्रीट साइड से मोमेंट ऑफ MOR फ्रॉम कंक्रीट साइड से निकाल रहे हैं। ओके भाई, कंक्रीट साइड से जब निकालते हैं तो MOR बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 0.36 FCK एक्स-यूलिम। ये हमारा फोर्स रहा, लीवर आर्म हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये टोटल इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये हमारा स्मॉल डी है, ये हमारा क्या स्मॉल डी। इफेक्टिव डेप्थ में से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा यार, बोलो, आसानी से निकल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ D - 0.42 एक्स-यूलिम। ओके, तो हमारा हमारा लीवर आर्म भी पता चल गया और फोर्स भी पता चल गया। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू का लीवर आर्म, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। ये रहा आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फ्रॉम किधर से, कंक्रीट साइड। अगर मैं निकालूं MOR फ्रॉम स्टील साइड, कहाँ से, स्टील साइड से। जब स्टील साइड से हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टील साइड से फाइंड आउट करेंगे तो मैं लिखूं MOR फ्रॉम स्टील साइड से बराबर हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST। ये हमारा फोर्स हो गया और लीवर आर्म तो वही रहेगा, अब देखो भाई, ये जो है ना आपका लीवर आर्म, वो डबली रीइंफोर्स बीम में जाके बदल जाता है, तो ये जो लीवर आर्म पता चल रहा है ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिंगली रीइंफोर्स के लिए है। जब डबली में बताऊंगा तो वहाँ पे मैं जरूर बताऊंगा कि इसका लीवर आर्म क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब रही बात
हमारे पास तो 3 सेक्शन अवेलेबल हैं। हमारे पास कितने सेक्शन अवेलेबल हैं? 3 सेक्शंस अवेलेबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 सेक्शन में से 3 सेक्शंस अवेलेबल है। सिंगली रिइंफोर्स क्या है, सॉरी बैलेंस सेक्शन, ओके। फिर हमारा है सेकेंड है अंडर रिइंफोर्स सेक्शन, मतलब URS। फिर है ORS, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा बैलेंस सेक्शन में जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं आइदर साइड से। चाहे तो आप कंक्रीट साइड से कर सकते हैं या चाहे तो आप स्टील साइड से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप करता है वो दोनों में करता है एट साइमल्टेनियसली, साथ एक साथ, एट ए टाइम ऑफ द फेलियर, मतलब हमेशा एक ही साथ डेवलप करता है। जबकि ओवर रिइंफोर्स में क्या, अंडर रिइंफोर्स में क्या होता था? अंडर रिइंफोर्स का में स्टील कम रहता था तो स्टील पहले फेल कर जाता था। ठीक है, तो हम मेरा स्टील फेल कर रहा है ना, और हमेशा क्या करते हैं हम जो है हम अपनी ताकत को कम आंकते हैं, इसलिए हमारा स्टील कमज़ोर है ना, तो हम स्टील साइड से क्या करते हैं MOR कैलकुलेट करते हैं। तो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में हम किधर से करेंगे? स्टील साइड से। ओके, जबकि बैलेंस सेक्शन में आप चाहे तो स्टील से कर सकते हो, स्टील साइड से, चाहे तो कंक्रीट साइड से। ओके स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें और ओवर रिइंफोर्स के लिए तो आपको पता ही होगा, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए तो हम डिजाइन ही नहीं करते हैं ओवर, क्योंकि अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो डेप्थ को बढ़ाते हैं या फिर इसको हम क्या करते हैं, डबली बीम डिजाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे फाइंड आउट करना है टोटल कंप्रेसिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप कंक्रीट साइड से निकालते हैं या फिर स्टील साइड से निकालते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए, तो आता है 0.36 FCK B इंटू का XU lim इंटू D माइनस 0.42 XU lim। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, किसके लिए? तो फॉर FY 250 के लिए, तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के क्या आता है जानते हो? 0.138 FCK BD²। अब देखो कहीं पे आपको B दे दिया, डेप्थ दे दिया, FCK दे दिया, तो डायरेक्ट आप इससे फार्मूला डायरेक्ट लगा के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास समय की बचत होगी। ओके, इस फार्मूला में ना उलझें, ये फार्मूला भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला भी याद रख सकते हो। कोई भी फार्मूला कहीं से नहीं आया, सबका फार्मूला का डेरिवेशन होता है। ओके स्टूडेंट, जब इसी में आप XU lim का वैल्यू रख देंगे ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो सारा टर्म किस में आ जाए? XU lim चलाएगा। XU lim भी क्या हो जाएगा? 0.53D, 0.48D, 0.46D, तो वो D के टर्म में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो XU lim हट जाएगा यहाँ पे, तो हमारा टर्म भी किस में आ गया? FCK BD के टर्म में आ गया। ओके, अब देखो अगर बात कर लेंगे हम 415 ग्रेड के लिए, FY 415 के लिए, तो यही हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आता है ना 1.33 FCK BD² होता है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, ये जो होता है ना आपको 1.48 होता है और ये होता है 0.38। ओके, और 500 की जब बात कीजिएगा तो वो हो जाएगा 0.133 FCK BD²। ओके स्टूडेंट, ये हुआ 415 के लिए और ये हुआ 250 के लिए और ये हुआ 500 के लिए। आप चेक करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ भी नहीं है थोड़ा। तो आप जब भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, तो आप चाहे ये फार्मूला लगाएं चाहे ये फार्मूला लगाएं, किसी फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे सेम ही आंसर आएगा, इसमें नो चेंजिंग। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे सिंगली रिइंफोर्स का एनालिसिस करते हैं। भाई ये जो हमने किया ना, ये हम एनालिसिस किए हैं सिंगली रिइंफोर्स का। क्या किए हैं? एनालिसिस। हमने डिजाइन नहीं किए हैं, हम अभी बीम को डिजाइन नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, हम सिर्फ एनालिसिस किए। एनालिसिस में क्या होता है भाई? एनालिसिस में आपको क्या करेगा, जैसे 4-5 डाटा नोन है, इसी में क्या करेगा, कहीं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे देगा, इसमें से 2-3 डाटा दे देगा, एक अननोन छोड़ देगा। अगर हमारे पास इक्वेशन में 4 अननोन है, 3 अननोन को आपको दे देगा और एक अननोन को कहेगा निकालने के लिए। तो ये हुआ आपका एनालिसिस करना। ओके, डिजाइन में क्या होगा कि डिजाइन में एक सिर्फ लोड दे देगा और आपको उसमें डायमेंशन भी बताना होगा। डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम बीम का डिजाइन करना है तो बीम के डिजाइन करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? उसका लंबाई बताना, चौड़ाई बताना, ऊंचाई बताना, मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट सब बता देंगे। उसमें कितना स्टील प्रोवाइड करना है वो बता देंगे, स्पेसिंग बता देंगे। ये हमारा डिजाइन क्राइटेरिया हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हुआ होगा। हम डिजाइन दूसरे वीडियो में करेंगे, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। ओके, आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।